नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच कहूं तो एक इतिहासकार के तौर पर ये बात मुझे हमेशा रोमांचित करती है कि कैसे कुछ विचार सदियों तक जिंदा रहते हैं और देखते ही देखते पूरी की पूरी सभ्यताओं को आकार दे देते हैं। आज हम भारतीय संस्कृति की उन्हीं गहरी और एकदम प्राचीन नींवों को खंगालने वाले हैं। वो नींवें जिन्होंने न सिर्फ एक समाज को खड़ा किया बल्कि जीवन जीने के एक पूरे तरीके को ही जन्म दे दिया। तो चलिए वेदों के उदय के इस बेहद दिलचस्प सफर में गहराई से उतरते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक गहरे सवाल पर सोचिए, क्या होता है जब एक महान सभ्यता पूरी तरह से लुप्त हो जाती है? हम सबने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना है, राइट? वो महान सभ्यता जो अपने शानदार शहरों और व्यापार के लिए जानी जाती थी। लेकिन जब वो धीरे धीरे खत्म होने लगी तो उसके बाद आखिर हुआ क्या? क्या सब कुछ एकदम से खत्म हो गया था, या फिर पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत गहरा आकार ले रहा था? और यहीं से शुरू होता है हमारे विश्लेषण का पहला हिस्सा, सिंधु घाटी के बाद की खामोशी, यानी एक शांत तैयारी का दौर। आइए इसे एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। पहले चरण में हमें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन दिखाई देता है। इसके ठीक बाद आता है दूसरा चरण, एक ऐसा समय जब भारत की धरती कुछ समय के लिए एकदम शांत हो गई। अब इतिहास में अक्सर लोग इस काल को एक ठहराव या पॉज मान लेते हैं, लेकिन फिर आता है हमारा तीसरा चरण, वैदिक युग का उदय। ये तीनों चरण साफ दिखाते हैं कि वो जो ऐतिहासिक खामोशी थी ना, वो असल में एक बहुत बड़े सांस्कृतिक तूफान की तैयारी कर रही थी। तो सबसे अहम बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि ये खामोशी कोई एंड पॉइंट नहीं थी, बल्कि ये तो एक बिल्कुल नए युग की नींव थी। अगर हम इसे एक इतिहासकार के चश्मे से देखें तो ये शांत काल असल में एक इनक्यूबेटर की तरह काम कर रहा था। लोग अपने पुराने शहरी ढांचों से बाहर निकल रहे थे और अपने अस्तित्व, अपने वजूद के बारे में एकदम नए सिरे से सोच रहे थे। बस यही वो समय था जिसने भारत की सोच और समाज को हमेशा के लिए बदलने की जमीन तैयार कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, प्राचीन ज्ञान का जागरण, जिसे हम बौद्धिक उत्पत्ति भी कह सकते हैं। इस पूरे युग को ना अक्सर एक बहुत ही कमाल की पंक्ति में समेटा जाता है। ये सिर्फ एक काल नहीं था, बल्कि ज्ञान का उदय था। इतिहासकार इस समय को महज कैलेंडर के कुछ पन्नों की तरह नहीं देखते। ये वैदिक काल था, मानव इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट जब इंसानी दिमाग ने जीवन के सबसे गूढ़, सबसे रहस्यमयी सवालों को समझने के लिए एक अभूतपूर्व छलांग लगाई थी। जरा उस समय के ऐतिहासिक परिदृश्य की कल्पना कीजिए। पहले कदम में प्राचीन ऋषि मुनि जंगलों की गहरी शांति में ध्यान लगा रहे हैं। दूसरे कदम में वे प्राचीन नदियों के किनारे बैठे हैं, प्रकृति को गहराई से निहार रहे हैं और सत्य की खोज कर रहे हैं। और फिर तीसरा कदम, वे जीवन और अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गहन बौद्धिक प्रक्रिया थी और इसी के परिणाम स्वरूप अंततः वेद दुनिया के सामने आए। तो चलिए अब बात करते हैं उन 4 मूलभूत ग्रंथों की जिन्होंने इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव का दस्तावेजीकरण किया। उस बौद्धिक खोज, उस तपस्या का नतीजा क्या निकला? 4 प्रमुख ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन्हें सिर्फ किताबें समझने की भूल मत कीजिएगा। ये उस पूरे युग के ज्ञान, दर्शन और समाज के बिल्कुल मूलभूत स्तंभ थे। इन चारों ने मिलकर एक ऐसा विशाल ज्ञान का भंडार तैयार किया जिसने आने वाली कई सहस्त्राब्दियों तक हमारा मार्गदर्शन किया। और इन चारों में भी ऋग्वेद की अहमियत सबसे खास है। ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें प्रकृति की शक्तियों, देवताओं और जीवन के बिल्कुल बेसिक सिद्धांतों का बहुत ही गहरा वर्णन मिलता है। पता है, ये ग्रंथ हमें दिखाता है कि उस समय के लोग अपने आसपास की दुनिया और इस पूरे ब्रह्मांड को आखिर देखते कैसे थे। इसे आप दर्शन शास्त्र और वैज्ञानिक सोच का एक शुरुआती लेकिन बेहद कमाल का रूप कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग मानते हैं कि ये वेद केवल पूजा पाठ, हवन और कर्मकांड तक ही सीमित हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। असल में इन ग्रंथों में जीवन जीने का सही तरीका बताया गया था। ये एक पूरी की पूरी मार्गदर्शिका थी, एक ब्लूप्रिंट था जो इंसान को बताता था कि उसे अपने समाज के साथ, अपनी प्रकृति के साथ और खुद अपने साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और इसी से हम पहुंचते हैं एक सुव्यवस्थित समाज की रूपरेखा पर, यानी प्राचीन जीवन को संहिताबद्ध कैसे किया गया। आइए देखते हैं कि ये सब जमीन पर कैसे उतरा।
वेदों के दर्शन ने एक समाज को कैसे खड़ा किया, इसके 3 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। सबसे पहले सामाजिक नियम बनाए गए। उसके बाद हर एक व्यक्ति ने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारी को समझा, और फिर अंत में एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत हुई। जाहिर है, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये उन दार्शनिक विचारों का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था जिसने एक बिखरे हुए लोगों के समूह को एक शानदार, सुसंगठित समाज में बदल दिया। और इसी व्यवस्थित जीवन से निकली वो 2 सबसे अहम अवधारणाएं जिन्हें हम धर्म और संस्कार कहते हैं। आज भी हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे सामाजिक कर्तव्य, हमारी नैतिक व्यवस्था और हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आज के आधुनिक भारतीय समाज की जो जड़ें हैं ना, वो इसी ऐतिहासिक कालखंड में बहुत गहराई तक जमी हुई हैं। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जीवन जीने का एक स्थायी तरीका, भूगोल से विचारधारा तक। उस युग की सबसे खूबसूरत बात अगर कोई थी तो वो था प्रकृति के साथ इंसान का गहरा जुड़ाव। उस समय के लोग प्रकृति के बिल्कुल करीब रहते थे। वो सूरज, अग्नि और वायु जैसी प्राकृतिक शक्तियों को सिर्फ चीजें नहीं बल्कि देवता मानते थे। उनका ये अटूट विश्वास था कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। पर्यावरण का सम्मान करना उनके लिए कोई अलग से किया जाने वाला प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये उनके रोजमर्रा के जीवन और कर्तव्य का एक सामान्य हिस्सा था। और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। देखिए, एक समय था जब भारत महज एक भौगोलिक भूखंड था, सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा। लेकिन वैदिक काल के उस जबरदस्त बौद्धिक और सामाजिक विकास के बाद भारत सिर्फ एक जमीन नहीं रहा, ये एक विचारधारा बन गया, एक वे ऑफ लाइफ या जीवन जीने का तरीका। ज्ञान, समाज और प्रकृति का ये जो अनोखा मिलन हुआ ना, बस वही इस संस्कृति की असली पहचान बन गया। अब जाते जाते जरा इस एक विचारोत्तेजक सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। प्रकृति और मानव कर्तव्य का ये जो प्राचीन एकीकरण था, ये आज की इस आधुनिक दुनिया को कैसे परिभाषित करता है? आज जब हम जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो क्या उस वैदिक काल की सोच जहां इंसान और प्रकृति को एक माना जाता था, हमें कोई रास्ता दिखा सकती है? सच कहूं तो इस ऐतिहासिक ज्ञान ने जो नींव रखी थी, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर जीवित है। बस इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।